What's up guys? Welcome back to the channel. This is day 6 of our one shot series और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ आर बिजनेस स्टडीज। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी एवरी वन, आई एम रियली सॉरी जो भी डिले हो रहा था वीडियोज़ में, आज तक अभी तक वीडियोज़ नहीं आ रही थी। एंड इस टाइम पे जब आप लोगों को रियली ज़रूरत है वीडियोज़ की मेरी, इस टाइम पे मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि अब आपके बोर्ड्स तक आई एम हेयर फॉर यू। जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक हम मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करूँगी, थोड़ा सा कुछ बिजी शेड्यूल समझ लो या फिर मेरा डिमोटिवेशन, कुछ भी आप समझ सकते हो। आप लोगों की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, ये भी कह सकते हैं, कुछ भी समझ लो, बस डिले हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। आई हैव डिसाइडेड कि इट्स टाइम टू डू समथिंग, कुछ करना है हमें, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है तो पीछे छोड़ना नहीं है भाई, पीछे छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। तो सब कुछ आगे लेके चलना है, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, एक प्रॉमिस करना है कि लास्ट तक मैं मेहनत कर रही हूँ, तो साथ में मिलकर आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और मुझे मोटिवेटेड बनाए रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लानिंग, ठीक है। हमें सीरीज में, हमारी वन शॉट सीरीज में 30 मिनट्स में हर लेक्चर को, हर चैप्टर को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, हम जस्ट बैठ के एक प्लान बना रहे थे, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। वो सब हमने किस में पढ़ा था, प्लानिंग में। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का मतलब तो मैम हम समझ गए। अब जिस गोल के लिए हम वो जो प्लानिंग कर रहे थे ना बैठ के, उसी गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। उसी के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। तो समझ आया, सबसे पहले क्या आया था, प्लानिंग। प्लानिंग में हम जस्ट बैठ के चीज़ों को प्लान कर रहे थे कि काम कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, और एक स्पेसिफिक गोल के लिए हम प्लानिंग कर रहे थे, राइट। हमारे पास एक गोल था, उसको हमें अचीव कैसे करना है। अब उसी गोल को बेटा अचीव करने के लिए उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। देखो और अच्छे से समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, organizing is the process of identifying and grouping work, assigning duties to individuals and establishing authority, responsibility, relationships। अब बेटा जो हमने प्लान बनाया था ना, प्लान क्यों बनाया था, किसी गोल को अचीव करने के लिए, राइट। किसी गोल के लिए हमने प्लान बनाया था। अब उसी गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन सी रिसोर्सेस को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें करने पड़ेंगे, उसे ही हमने क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहली बात याद रखना कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है बेटा, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस भी क्या है, प्रोसेस है। प्लानिंग भी एक प्रोसेस है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। मैम प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। सबसे पहले आप क्या करो, अपने काम को आइडेंटिफाई करो कि आपके पास टोटल काम कितना है। आपने जिस गोल के लिए प्लान बनाया था, उस गोल को अचीव करने के लिए टोटल काम आपको क्या करना है, क्या काम है आपके पास, उसे हमने क्या बोला, आइडेंटिफाइंग। आफ्टर आइडेंटिफाइंग, जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे पास इतना इतना काम है, देन उस काम को क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो और छोटे छोटे ग्रुप्स बना दो, ग्रुपिंग कर दो वर्क को। उसे हमने क्या बोला, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क, असाइनिंग ड्यूटीज टू इंडिविजुअल्स। अब काम को आइडेंटिफाई भी कर दिया मैम, डिवाइड भी कर दिया, ग्रुप्स भी बना दिए। अब हमें क्या करना है, उस काम को लोगों को असाइन करना है। असाइन का क्या मतलब है कि हमें जॉब्स दे देनी है, ड्यूटीज दे देनी है हर एक इंडिविजुअल को। उसे हमने क्या बोला, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू इंडिविजुअल्स एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स। अब बेटा क्या सिर्फ काम दे देना काफी है कि हमने काम दे दिया, अब नीचे वाला जो एम्प्लॉय है जिसको हमने काम दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
इसीलिए हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करनी है। मैम क्या मतलब है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स? बेटा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स में हमें अपने हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को, हर ग्रुप के हेड को ये पहले ही बता देना है कि भैया आपका काम ये है और आपको इस काम को इस टाइम तक कंप्लीट कर देना है, जिससे कि कोई भी केओस ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो और काम में डिले ना हो। तो हमें पहले ही सारे काम को क्लियर कर देना है। उसे हमने क्या बोला, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको फीडबैक देना है, किसके लिए आप आंसरेबल हैं, ये सारी चीजें हम पहले ही क्लियर कर देंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आया समझ? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करोगे बेटा, आपके पास काम है क्या। उसके बाद काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो और ग्रुप्स बना दो। ग्रुप्स बनाने के बाद आपकी जो काम है, जो वर्क है, उसको असाइन कर दो टू इंडिविजुअल्स। एंड आफ्टर दैट काम असाइन करने के बाद क्या कर दो बेटा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करो। सबको पता होना चाहिए कि मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं, मुझे किसको फीडबैक देना है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये सभी को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आया समझ? so that all tasks are performed efficiently to achieve organizational goals। जिससे कि सारा भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है बेटा, वो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैम क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का? बेटा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी आती है, स्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में क्योस नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती, तालमेल अच्छा होता है, और जो फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी काफी अच्छी चल रही होती है। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट द राइट वर्क इज असाइन्ड टू द राइट पर्सन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है बेटा कि जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है आप उसको वही काम असाइन करो। राइट, मैं आपको पढ़ाती हूं तो मेरी एक्सपर्टाइज किस में है, पढ़ाने में है ना। अब मुझे कोई और कुछ बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा कोई काम दे दो जो मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे बोल दो कि मैं पीपीटीज बनाऊं, तो हो सकता है कि मैं पीपीटीज इतनी एफिशिएंटली ना बना पाऊं जितना एफिशिएंटली मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। राइट, मुझे कोई बोले कि आप बिजनेस करो, हो सकता है मैं उतनी एफिशिएंटली बिजनेस ना कर पाऊं जितना कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो जो इंसान जिस काम में परफेक्ट है बेटा, स्पेशलाइज्ड है, वही काम उसको दो तो काम क्या होगा, ज्यादा बेटर तरीके से होगा। राइट, इसीलिए ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जब हम काम को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से ही हम ये इंश्योर करेंगे बेटा कि जो इंसान जिस काम में परफेक्ट है हम उसको वही काम असाइन करें। समझ आया व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इसके बाद नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो हमने लास्ट चैप्टर में प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है, अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या थी बेटा, याद करो जल्दी, एस डाइज एफ। राइट, प्लानिंग प्रोसेस क्या थी, एस डाइज एफ। अब मैम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है, नो डाउट। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है बेटा आईडीई, जैसे आइडिया होता है ना वैसे IDAE। ठीक है, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि मैं अभी आपको मीनिंग में समझा के आई हूँ। सबसे पहले काम क्या करो, द टोटल वर्क इज ब्रोकन इनटू स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले आपके पूरे काम को आइडेंटिफाई करो बेटा कि आपके पास काम क्या है। उसके बाद आपका जो भी टोटल वर्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। ठीक है, क्योंकि कोई एक सिंगल पर्सन बेटा कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सारा काम एक अकेला इंसान नहीं संभाल सकता। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन, जब आपका फर्म बड़ा हो जाएगा तब क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान है, वो मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट है, वो फाइनेंस में भी एक्सपर्ट है, वो सेल्स में भी एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन में भी एक्सपर्ट है? नहीं हो सकता ना, कोई एक इंडिविजुअल सारे फर्म को नहीं संभाल सकता। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज मस्ट। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो, देन उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। तो जो सुपीरियर होगा, जो ओनर होगा, जो बॉस होगा, मैनेजर होगा, उसका बर्डन भी कम होगा और काम ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से हमें मिल पाएगा। दिस मेक्स द वर्कलोड मैनेजेबल एंड रिड्यूसेस डुप्लीकेशन। जो वर्कलोड होगा बेटा उसको भी हम मैनेज कर पाएंगे और डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि क्लियर होगा, हमने पहले ही काम को डिवाइड कर दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो सबको क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। समझ आया? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो टोटल काम है पहले आइडेंटिफाई करो कि ग्रुप को गोल्स को अचीव करने के लिए काम क्या है, और उसके बाद जब काम पता चल जाए
देन उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी हम पढ़ के आए हैं। फियोल ने हमसे क्या बोला था कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। उसके बाद सेकेंड वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैम व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? बेटा जब आपका काम आपको पता चल जाए, जब आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे, देन क्या करो, डिपार्टमेंट्स बनाओ। वो सारी एक्टिविटीज जो कि सिमिलर नेचर की है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दो। होता है ना फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो क्या होता है यहाँ पे इन लोगों ने डिपार्टमेंट्स बना दिए होते हैं ना। मार्केट का जो भी कोई काम होगा वो किस में होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। जो भी इंसान मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, जिसको भी सेल्स का काम दिया है वो सेल्स डिपार्टमेंट में रहेगा, जो भी प्रोडक्शन के अंडर आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। जो भी बेटा सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, मतलब कि एक जैसी जो भी एक्टिविटीज है उनको हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, और उन डिपार्टमेंट्स के हम कुछ नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। दिस हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। सबसे पहला बेटा इसकी क्या हेल्प होती है, क्यों अच्छा होता है ये स्पेशलाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मैम क्या मतलब है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि एक इंसान को वही काम दो जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। अब जस्ट इमेजिन कि हमने क्या किया, एक बंदा जो पहले से मार्केटिंग में क्या था, एक्सपर्ट था, हमने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, राइट। अब वो क्या करेगा, मार्केटिंग से ही रिलेटेड काम बेटा जब वो डेली बार बार करेगा तो क्या वो एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा उस काम में, क्या उसके स्पेशलाइजेशंस बढ़ नहीं जाएंगे, इंप्रूव नहीं हो जाएंगे ना। इसीलिए क्या होता है कि डिपार्टमेंट सेट करने से और डिपार्टमेंट्स में लोगों को ड्यूटी असाइन करने से जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा होगा बेटा, वो बेस्ट मेथड ढूंढ के लाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी नॉलेज है एंड फिर वो डेली उसी काम को बार बार कर रहा है, तो वो और एक्सपर्टाइज होता जा रहा है और स्पेशलाइज होता जा रहा है उस काम में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब मैम डिपार्टमेंट्स भी हमने बना दिए, काम को बांट भी दिया, डिपार्टमेंट्स भी बना दिए। अब क्या सिर्फ डिपार्टमेंट्स बनाना काफी है कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया? नहीं ना, उन डिपार्टमेंट्स में काम भी तो करवाना है। तो अब हमें क्या करना है, लोगों को ड्यूटीज असाइन करनी है। हर एक इंडिविजुअल को उसका एक काम देना है कि भैया आपका ये काम है और आपको ये इस तरीके से करना है। उसे हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और हर जो काम हमने बांटा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। जो काम हम किसी एक पर्सन को देंगे वो उसकी जॉब कहलाएगी। क्या लिखा हुआ है, टास्क आर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हम क्या करेंगे बेटा, हर एक इंडिविजुअल को उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से और उसकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से क्या कर देंगे, काम असाइन कर देंगे। ये चीज हमेशा याद रखना बेटा कि किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बंदे को आप सेल्स में नहीं डाल सकते, वो आपके लिए नेगेटिव प्रूव होगा, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें स्किल्स जरूर चेक करनी है। हम स्किल्स चेक करेंगे, स्पेशलाइज चेक करेंगे, एक्सपर्टाइज चेक करेंगे कि बंदे को काम आता क्या है, एंड जो भी उसके स्किल्स से मैच करेगा हम उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे। उसे हमने क्या बोला, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। दिस एंश्योर्स एफिशिएंट एंड क्वालिटी वर्क। इससे क्या होगा बेटा, जो भी काम होगा वो एफिशिएंटली पूरा होगा और काम भी हमें क्वालिटी वर्क देखने को मिलेगा, सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे हम काम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वी हैव एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अभी अपन लोग पढ़ के आए हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको क्लियर होगा कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है, किसको मुझे बताना है, किसको मैं आंसरेबल हूँ, कौन मुझे ऑर्डर्स देगा। तो ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाती है कि मेरा बॉस कौन है, हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबऑर्डिनेट, एक इंसान को अच्छे तरीके से पता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स मतलब आपको किसको रिपोर्ट करना है, किससे आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ चेन ऑफ कमांड इज एस्टेब्लिश्ड वेयर ईच इंडिविजुअल नोज हु दे रिपोर्ट टू एंड हु रिपोर्ट्स टू देम। उन्हें किसको रिपोर्ट करना है और वो किसको रिपोर्ट करेंगे। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड स्मूथ कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा बेटा, एक तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी,
काम अगर कोई बिगड़ेगा तो हमारे पास क्लियर स्ट्रक्चर है ना भाई कि ये काम कौन कर रहा था, तो हम डायरेक्ट उसी के पास जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल क्लियर होगा, एंड सेकेंड कम्युनिकेशन भी स्मूथ होगी, केओस नहीं हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होगा, सबके पास अपना अपना काम है एंड सबको अपना काम हैंडल करना है। आया समझ? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो, देन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। क्लियर है? सेकेंड हमने क्या पढ़ा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हमने क्या किया? डिपार्टमेंट्स बनाए, ठीक है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट का सारा काम होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस का सारा काम होगा, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या किए? डिपार्टमेंट्स बनाए जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद उन डिपार्टमेंट में कोई काम भी तो करेगा ना, तो फिर हमने क्या किया कि इंडिविजुअल्स को ड्यूटी असाइन की जो कि उनकी स्किल्स से, उनकी एक्सपर्टाइज से मैच करती है, ठीक है। एंड लास्ट में एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पे हमने अपने हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को ये बता दिया कि भैया आपको किसको रिपोर्ट करना है, कौन आपको ऑर्डर्स देगा, किसके लिए आप आंसरेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कोई भी केओस नहीं होगा। समझ आया? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब मैम ऑर्गेनाइजिंग भी हम समझ गए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी समझ गए कि हमें ऑर्गेनाइजिंग फॉलो कैसे करनी है, प्रोसेस क्या होता है, लेकिन ये बताइए आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है ये ऑर्गेनाइजिंग? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्यों जरूरत है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करना? देखो बेटा बताते हो, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। The total work is divided into small jobs and each person is assigned a specific job according to their skills. अब हमने क्या किया है? हमने काम को बांटा है छोटे छोटे हिस्सों में, राइट? और जिस इंसान को जो काम ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, जो जिसमें एक्सपर्ट है, हमने उसको वही काम दे दिया। तो हम बार बार यही चीज पढ़ रहे हैं कि वो इंसान जब एक ही काम को बार बार करेगा बेटा, तब क्या उसकी स्पेशलाइजेशंस इंप्रूव होंगी, उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, राइट? मैं जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो फर्स्ट वीडियो मेरा इतना अच्छा नहीं था, एंड दैट्स ट्रू, नहीं था मेरा फर्स्ट वीडियो इतना अच्छा, राइट? लेकिन अब जब मैं डेली एक ही काम को बार बार कर रही हूँ, तो क्या मुझे नई मेथड्स नहीं आने लगी हैं? क्या मेरी वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने लगा है? होता है ना, सबके साथ होता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, सबके साथ होता है। जब हम एक ही काम को बार बार कर रहे होते हैं बेटा, तब हम उस काम में स्पेशलाइज्ड होते चले जाते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है बेटा? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। दिस लीड्स टू एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो वो कम से कम कॉस्ट में होगा, कम से कम टाइम में होगा। सेकेंड, एक्यूरेसी के साथ काम होगा बेटा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी चल रहा है। एंड द लास्ट, प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट आप नहीं करोगे, क्योंकि सामने वाले को पता है कि भाई मेरे काम को कौन सी बेस्ट मेथड है जिससे मैं काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। समझ आया? सबसे पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या है बेटा? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। Each employee knows what they are supposed to do and who they are answerable to. हर एक एम्प्लॉय को बेटा, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की तब हमने हर एक एम्प्लॉय को बता दिया कि आपको करना क्या है, आप किसके लिए आंसरेबल हो और आपको ऑर्डर्स किससे लेना है। हमने बताया एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पे क्या होगा? सब कुछ क्लियर होगा, क्लैरिटी मेंटेन होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, कोई भी केओस नहीं होगा, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर बर्डन नहीं होगा कि 2-4 बॉस या फिर 2-4 मैनेजर्स एक ही सबऑर्डिनेट के ऊपर सारा काम का बर्डन डाल रहे हैं, या फिर सिर्फ मैनेजर ही बैठा परेशान हो रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। इट एलिमिनेट्स कंफ्यूजन एंड हेल्प्स इन स्मूथ कोऑर्डिनेशन। कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा और स्मूथ कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेगा। समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क एंश्योर्स इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। बेटा जब हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करेंगे टू इंडिविजुअल्स, तो क्या होगा? हमारे ह्यूमन और मटेरियल दोनों ही रिसोर्सेज को हम बचा पा रहे होंगे। मैम कैसे बचा पा रहे होंगे? बेटा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा सबसे पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स बचा, एंड इसी के साथ साइमल्टेनियसली मटेरियल रिसोर्स भी बचा, क्योंकि जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंसान की मेहनत जा रही है तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, नहीं ना। मटेरियल रिसोर्सेज का भी तो हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वो भी हमारा बच जाएगा जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। जब एक इंसान को पता होगा कि मुझे कौन सा काम करना है, किसको क्या काम करना है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बीएसटी में 12 चैप्टर्स है, मेरे पास 4 लोग हैं, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया कि भैया 3 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं,
3 आपको पढ़ाने हैं, 3 आपको पढ़ाने हैं एंड 3 आपको पढ़ाने हैं, राइट। तो अब क्या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा कि कोई भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, या फिर इनने 4 पढ़ा दिए, ये 3 पढ़ा रहे हैं, ये 4 पढ़ा रहे हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। तो हमारा टाइम बचेगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बचेंगे एंड साथ में हमारे मटेरियल रिसोर्सेज को भी हम बचा पाएंगे, ऑप्टिमम यूज करेंगे हम अपने रिसोर्सेज का। इट रिड्यूसेस वेस्टेज एंड अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। मैम क्या मतलब है? अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनवायरनमेंट और मार्केट नीड्स। बेटा अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग की हुई है, चीजों को अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है, तो कोई भी सडन चेंज आ जाए, चाहे वो चेंज मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो चेंज टेक्नोलॉजी में आ रहा हो, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कोई चेंज हो, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड है बेटा, तो आप उस चेंज को इजीली अडेप्ट कर पाएंगे, है ना। ऐसे घबरा नहीं जाएंगे कि नहीं अब क्या करना है मैम, नहीं हो पाएगा, है ना। क्या होगा, आप इजीली उसको अडेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमें काम कैसे करना है। आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट में कोई ऐसी चीज है जो हमें चेंज करनी है, देन आप इजीली जाओगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों से बात करोगे एंड चीजों को सॉर्ट आउट कर लोगे, राइट। समझ आया? दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटेटिवनेस। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बेटा ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिवनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चीजों को समझोगे, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी, आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आगे निकल जाएंगे और आप पीछे ही रह जाओगे। ग्रोथ तो छोड़ो, आप उनके साथ ही नहीं पहुंच पाओगे। आए समझ? इसके बाद आ रहा है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैम क्या मतलब है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का? बेटा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल इजी होता है, ठीक है। कंट्रोल इजी क्या मतलब है बेटा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ आया कि मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ हो रही है, मेरी सेल्स में कोई गड़बड़ है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगी सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी मैनेजर है उससे बात करूंगी एंड चीजों को शॉर्ट आउट कर लूंगी, राइट। तो मेरे लिए क्या कंट्रोल इजी है? अगर हमने डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए होते, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट ही नहीं होता, देन मैं फिर ढूंढती कि भाई कौन हो, सेल्स का काम कौन देखता है, देखते हैं तो फिर उसमें से भी मैनेजर कौन है मुझे बता दो, है ना। तो ऑर्गेनाइज नहीं होंगी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, राइट। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर चीजें हैं बेटा और सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं डायरेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट में जाऊंगी एंड चीजों को सॉर्ट आउट कर लूंगी, राइट। उसी को हमने क्या बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि अथॉरिटी या फिर कंट्रोल सुपरवाइज करना बहुत ज्यादा इजी होता है। क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी मेक्स इट इजियर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज। इट लीड्स टू बेटर मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब होता है बेटा? पर्सनल का क्या मतलब होता है? अपनी खुद की बात कर रहे हैं अपन, एक इंडिविजुअल की, उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल, ठीक है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पर्सोनल, ठीक है, नॉट पर्सनल। एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो पर्सनल, मेरा खुद का फायदा। पर्सोनल का क्या मतलब है कि मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉइज का फायदा, कंपनी के अंदर काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब है मैम? बेटा डेलीगेशन ऑफ वर्क प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉइज। इस डेलीगेशन को अभी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? अपने काम को किसी सबऑर्डिनेट को कुछ देर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए क्या करना, अपने काम को उसको दे देना कि भैया मेरे एब्सेंस में आप ये काम प्लीज कर दीजिएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करना, ठीक है। तो जब कोई भी सुपीरियर बेटा अपनी अथॉरिटीज को, अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है तो क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, वो मोटिवेट होते हैं और ज्यादा लगन से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। वही लिखा हुआ है, डेलीगेशन ऑफ वर्क प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर्स देम फॉर हायर रोल्स इन द फ्यूचर। इससे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय है बेटा उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और अगर फ्यूचर में कभी उनको हायर रोल्स देने पड़े तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। आए समझ? इसके बाद आ रहा है बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो
डिपार्टमेंटलाइजेशन जब हमने पढ़ा था ना, तो मैं आपको बताना भूल गई, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली बताना भूल नहीं गई, यहाँ पे पूरा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट्स जब हम बना रहे थे तो डिपार्टमेंट्स बेटा हम दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो बेस्ड ऑन फंक्शंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स या फिर यूनिट्स के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले समझा देती हूँ क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Organizational structure is the framework that shows how jobs, responsibilities and authority are arranged in an organization. बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं, वो किस तरीके से आपने अरेंज कर रखी हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को कैसे आपने अरेंज किया है, कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के जॉब हैं, कैसे किसके पास अथॉरिटीज है, कैसे है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। It defines who reports to whom, who is responsible for what and how tasks are divided and coordinated. किस चीज के लिए बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सेकेंड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंड हाउ टास्क आर डिवाइडेड एंड कोऑर्डिनेटेड, और जो भी आपका टोटल टास्क है बेटा उसको आपने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है और आप कैसे उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो। आया समझ क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक डॉक्यूमेंट बोल लो या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी चीज बोल लो जिससे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही सारी चीजों का पता चल रहा होता है, राइट, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे काम कैसे चल रहा है, कैसे इन लोगों ने जॉब दे रखी है, किसके पास अथॉरिटीज हैं, कैसे अथॉरिटीज उन लोगों ने दी हुई हैं, कैसे काम को डिवाइड किया है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सारी चीजें कौन बताता है हमें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स इट शोज द चेन ऑफ कमांड एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या शो करता है बेटा, चेन ऑफ कमांड, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चल रहा है, ये हमें कौन बताएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहला हमें पढ़ना है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद दूसरा हमें पढ़ना है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो टाइप्स होंगे, पहला फंक्शनल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। अभी मैं समझा रही हूं पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, a functional structure is a type of organizational structure where the business is divided into departments based on major functions performed in the organization. Functional structure क्या होता है बेटा, एक टाइप होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये दोनों टाइप है किसके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जहां पे बेटा जो बिजनेस होती है वो डिवाइड होती है किसमें, डिपार्टमेंट्स में, किसके बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर। मतलब कि हमने जिस भी बिजनेस में काम के आधार पर चीजों को डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है, काम के आधार पर डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी हम फंक्शंस के आधार पे काम को बांटेंगे बेटा तब हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या किया है हमने, फंक्शंस के बेसिस पर ही बांटा है ना बेटा, काम के आधार पर ही चीजों को बांटा है। भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे काम होंगे, अब प्रोडक्शन एक वर्क है, राइट, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे काम होंगे हमने उसको क्या दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, राइट। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी सारे काम होंगे उनको हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो हमने क्या किया है कि एक बिजनेस में जब सारे काम को हमने फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड किया है, काम के आधार पर चीजों को डिवाइड किया है, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, देन उसको हमने क्या बोला है, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ फंक्शनल एक्सपर्ट एंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू इट्स फंक्शन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब ईच डिपार्टमेंट का बेटा, हर एक डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी अपना एक हेड होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी अपना एक हेड होगा जो कि सारे काम को देख रहा होगा और फंक्शंस को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ चीजों को बना के रखेगा। आया समझ क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब भी हम काम को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे बेटा हमारे बिजनेस में, तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट। इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैम ये तो हम समझ गए क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब भी हम काम को किसी भी बिजनेस में काम के आधार पर बांटेंगे, फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, तब हम उसको बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन ये बताइए इसके एडवांटेज क्या होते हैं, क्यों अच्छा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला एडवांटेज लिखा हुआ है बेटा प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आपने काम के आधार पर चीजों को बांटा हुआ है, जिस इंसान को जो काम अच्छे तरीके से आता है आपने वही दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने काम में डे बाय डे स्पेशलाइज्ड होता चला जा रहा है, एक्सपर्ट होता चला जा रहा है। तो सबसे पहला क्या करता है बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। सेकेंड एडवांटेज वी हैव इजी सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, कोऑर्डिनेट करना, दोनों चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है हमारे लिए इजी हो जाती हैं। मैम क्यों हो जाती है बेटा, वही वाली बात है कि हमने काम को क्या किया है, फंक्शंस के बेसिस पे बांटा हुआ है, काम के बेसिस पे। तो अब हमें जिस भी चीज से प्रॉब्लम हो रही होगी हम डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे एंड काम को कंप्लीट कर देंगे। तो क्या हमारे लिए सुपरवाइज करना इजी है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हमें कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमें बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को छेड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है भाई, हम डायरेक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हम अपना काम खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन और सुपरवाइज करना, हम कंट्रोल भी चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे अगर हम चीजों को काम के बेसिस पे बांट रहे हैं तो। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है बेटा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे होते हैं हर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आपको 20% सेल्स बढ़ानी है, राइट। तो वो उस स्टैंडर्ड पे क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, कोई भी केओस नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। भाई सेल्स डिपार्टमेंट को अपना जो गोल है वो क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो मैं उसी गोल के टुवर्ड्स क्या कर रहा हूँ, काम कर रही होगी, राइट। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज्यादा हमारे लिए खर्चा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब मैम ये तो होगा एडवांटेज। अब किसी भी चीज की अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं, राइट। तो अब ये बताइए डिसएडवांटेजेस क्या है इस फंक्शनल स्ट्रक्चर के, क्यों ये अच्छा नहीं होता, क्या इसमें बुराइयां हैं। सबसे पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बेटा डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कम होता है। मैम क्यों होता है, देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास अपना एक गोल है, वो अपना काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के पास अपना एक गोल है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये कभी कभी क्या करते हैं ना, एक सेमी इंडिपेंडेंट कंपनीज की तरह काम करने लगते हैं, राइट। इनके पास अपने गोल्स होते हैं, अपना काम होता है, तो जो डिपार्टमेंट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है ना, इसका लैक देखने को मिलता है। कभी कभी बहुत कम कोऑर्डिनेशन होता है एंड कभी कभी तो होता ही नहीं है। इन लोगों में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होता, ये बस अपने गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे होते हैं, अपने गोल पे फोकस होते हैं। ठीक है, अगर सेल्स वाले का काम है कि मुझे 20% सेल्स बढ़ा के देनी है, तो वो सिर्फ सेल्स पे ध्यान दे रहा है, बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, वो सेल्स वाले की हेडेक नहीं है। तो ऐसा देखने को मिलता है, इसीलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। सेकेंड वी हैव डिपार्टमेंट्स में फोकस ऑन देयर गोल्स ओनली। अभी मैंने समझा दिया, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बेटा वो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी नहीं मोस्टली करने लगते हैं कि वो अपने ही गोल पे सिर्फ फोकस करते हैं। भाई हमारा गोल ये है तो हमें इस पे काम करना है क्योंकि हम अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो हम तो अपनी चीज देखेंगे, राइट। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट वी हैव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में भी इग्नोर्ड। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ये सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह काम करने लगते हैं, इनको बस अपने डिपार्टमेंट का गोल देखना होता है, तो ये अपने डिपार्टमेंट का गोल देखते 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 क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है बेटा ओवरऑल उसको इग्नोर कर देते हैं ना, उसको अवॉइड कर देते, भूल ही जाते हैं कि हमें करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही लगे रहते हैं और ओवरऑल जो गोल होता है उसको भूल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर का। क्लियर है। इसके बाद आ रहा है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो मैंने क्या बोला था कि दो टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम या तो फंक्शंस के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, या फिर हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे काम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है देन आपने क्या किया कि काम के बेसिस पे चीजों को डिवाइड कर दिया, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है बेटा, आपका जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट।
आपकी कंपनी में फुटवेयर्स भी बनते हैं, आपकी कंपनी में गारमेंट्स भी बनते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो फिर इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो क्या सारे प्रोडक्ट्स को हम मर्ज कर देंगे? नहीं ना, सबका क्राइटेरिया अलग होती है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका वर्किंग मेथड अलग होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सारी चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे ना। तो जहां पे हम काम को फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे उसे हम बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे या फिर डिविजन्स के बेसिस पर जहां काम को डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डिविजनल स्ट्रक्चर। मैम क्या मतलब है? अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट्स और डिविजन्स। जहां पे भी हम अपने बिजनेस को बेटा सेपरेट यूनिट्स में या फिर डिविजन्स के बेसिस पे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं कि हर यूनिट का अपना एक बॉस होगा और वो उसको देखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला कि आपकी कंपनी में 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो एक क्या कर देंगे ये लोग, फुटवेयर वाली यूनिट के लिए एक बॉस बना देंगे, एक हेड बना देंगे, वो अपनी फुटवेयर वाली यूनिट देखेगा। एक गारमेंट्स के लिए ये लोग क्या करेंगे, हेड बना देंगे, तो वो अपनी यूनिट को चलाएगा। एंड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए हेड बना देंगे तो वो अपनी यूनिट को चलाएगा, राइट। तो जब भी हम यूनिट्स के बेसिस पे या फिर डिविजन्स के बेसिस पर काम को बांटेंगे एक बिजनेस में, उसे हम क्या बोलेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर। एंड ईच डिवीजन वर्क्स लाइक अ सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी। और हर एक डिवीजन बेटा कैसे काम करता है? एक सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह काम करता है, राइट। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की तरह काम नहीं हो रहा है भाई, ये एक सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पूरी एक यूनिट होती है, नॉट जस्ट मार्केटिंग, नॉट जस्ट फाइनेंस, पूरी एक यूनिट है। एंड देन उस यूनिट के भी अपने डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास, राइट। तो हुई ना सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी। तो ये लोग कैसे काम करते हैं? सेमी इंडिपेंडेंट कंपनीज की तरह काम करते हैं। एंड दीज डिविजन्स कैन बी बेस्ड ऑन, अब ये डिविजन्स में हम कैसे हो सकते हैं, कैसे काम को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन यूनिट्स? सबसे पहला हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, अभी हमने पढ़ा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन अलग कर दिया, उसका एक हेड बना दिया, राइट। क्लोथिंग डिवीजन, जहां पे भी आपके कपड़े वपड़े का सिस्टम है, उसका क्लोथिंग डिवीजन अलग बना दिया और उसका एक हेड बना दिया। तो वो क्या हो गया कि हमने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे चीजों को डिवाइड कर दिया। सेकंड, हम ज्योग्राफिकल या फिर एरियाज के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हमारा जो फर्म है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, अब सारी चीजें हम एक ही इंसान नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? एरियाज के बेसिस पे चीजों को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ जोन का एक अलग हेड बना दिया, वो अपना पूरा नॉर्थ जोन चेक करेगा। एंड साउथ जोन का एक अलग हेड बना दिया, वो अपना पूरा साउथ जोन चेक करेगा। तो उसे हमने क्या बोला? ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे चीजों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। थर्ड कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा? कस्टमर या फिर मार्केट के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक रिटेलर है भैया, एक रिटेल वालों को सारे को हैंडल करेगा और दूसरा कॉर्पोरेट जो क्लाइंट्स होंगे उनको हैंडल करेगा। तो समझ आया कि डिविजनल स्ट्रक्चर में हम कैसे काम को डिवाइड करते हैं। या तो हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो, ठीक है, या फिर मल्टी प्रोडक्ट नहीं भी है लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है भाई, नहीं है उसको मैनेज करना इतना ईजी, तब हम ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे काम को डिवाइड कर देंगे। या फिर तीसरी कंडीशन, फिर वही बात की बहुत बड़ी है, एक ही इंसान सबको नहीं देख सकता, तब हम कस्टमर्स के बेसिस पे चीज को डिवाइड कर देंगे कि भाई आप रिटेलर्स को देखो, आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील करो। आया समझ कैसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर में डिविजन्स के बेसिस पे, यूनिट्स के बेसिस पे काम को डिवाइड करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ईच डिवीजन हैज इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। अब ये तो समझ में आ गया कि ये डिवीजन बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, एक हो गया क्लोथिंग डिवीजन। हमारी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी थी तो हमने 2 अलग अलग डिवीजन बना दिए भैया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, क्लोथिंग के लिए क्लोथिंग डिवीजन। लेकिन क्या सिर्फ डिवीजन बना दिया दैट इज सफिशिएंट, दैट इज एनफ? नहीं बेटा, अब ये डिविजन्स तो खुद एक सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी है, राइट, है ना। ये लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं? सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी। तो अब हर एक डिवीजन के पास अपने खुद के क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के बेसिस पर ही बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी थी, अब उसमें 2 सामान बन रहे थे, वो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी थी, तो प्रोडक्ट डिवीजन अलग बना दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन अलग बना दिया, एंड क्लोथिंग डिवीजन अलग बना दिया, ठीक है। अब क्लोथिंग डिवीजन के भी अपने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उसका भी हेड है, वो भी एक कंपनी की तरह एक्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन भी एक कंपनी की तरह एक्ट कर रहा है बेटा, तो उसके भी अपने
डिपार्टमेंट्स होंगे उसके भी अपने काम चल रहे होंगे। तो समझ आया क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर और क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर। कोई भी डाउट हो बेटा तो वीडियो को फिर से देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट, ओके। क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव टाइम चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पे हमें पढ़ाई करना ना मैंडेटरी है बेटा, अगर अब नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो छोड़ो ही बात ही करना बेकार है, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एडवांटेज क्या है मैम और डिसएडवांटेज क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर की। सबसे पहला एडवांटेज है डिसीजन मेकिंग क्विक होती है बेटा। अगर इतनी सारी चीजें होंगी, इतना बड़ा आपका फर्म है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, एंड आपने चीजों को अलग अलग बांटा नहीं है, तब फिर क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। हेड क्योंकि एक ही होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन को भैया कोई ऐसा है जो अर्जेंट है उनको डिसीजन चाहिए, और हेड एक ही है वो फंसा है इतने सारे कामों में तो हो नहीं पा रहा, तो फिर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग डिले होगा जिससे बहुत सारे काम रुकेंगे, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए फिर हमने क्या बनाया, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है बेटा कि जो डिसीजन मेकिंग होगी वो क्विक होगी, क्योंकि हर एक डिवीजन का अपना एक हेड होगा जिसके लिए वो काम कर रहा होगा, राइट। सेकेंड, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस भी बढ़ती है बेटा, राइट। हर एक डिवीजन का अपना एक हेड है, वो अपने एक डिवीजन को, उसके दिमाग में क्या है, सिर्फ अपना डिवीजन, राइट। वो एक सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी है तो उसको पता है कि मुझे अपनी कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे मुझे क्या काम करना है। तो परफॉर्मेंस भी क्या देखने को मिलती है हमें, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, ठीक है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना तो हम डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं कि क्या भाई तुम्हारा डिवीजन है ना, तुम्हें दिया था, कैसे गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कंट्रोल भी इजी होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और मार्केट। अब जिस डिवीजन के पास प्रोडक्ट्स के बेसिस पे फॉर एग्जांपल अगर हमने डिवाइड किया तो क्या करेगा, जो डिवीजन होगा बेटा, जो हेड ऑफ डिवीजन होगा वो अपने प्रोडक्ट पे, अपने मार्केट नीड्स पे ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, फोकस कर पाएगा, ठीक है। तो उससे फायदा किसका होगा, ओवरऑल फायदा तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा ना, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, राइट। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी भी बेटर होती है बेटा और कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में तालमेल भी अच्छा होता है। मैम ये तो होगा एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, क्यों नहीं हमें चीजों को डिवाइड करना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहला डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और कंपनी में भी अलग अलग डिविजन्स हैं, तो सेमी इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह वो लोग काम कर रहे हैं, तो कभी कभी रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो जाता है, बार बार एक रिसोर्स को हम मंगाए जा रहे हैं, या फिर हम बार बार यूज करना तो उसको ऑप्टिमम बोल देंगे। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि हम बार बार चीजों को मंगा रहे हैं एंड वेस्टेज हमें देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हायर कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी कंपनी होगी तो कॉस्ट तो हायर होगा ही। एंड थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजन्स में अराइज, क्योंकि हर एक डिवीजन का अपना एक हेड होगा जो कि ये समझेगा कि भाई मेरा डिवीजन सुपीरियर है, दूसरा बोलेगा मेरा डिवीजन सुपीरियर है, तो जो भी हेड होंगे डिविजन्स के बीच में यहाँ पे कई बार क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स और केओस देखने को मिलती है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा कम होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा किसका, डिविजनल स्ट्रक्चर का। समझ आया आपको क्या है क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, देन उसके दो टाइप्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ये इतना समझ आया सबको, कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर मैं आपको बेसिक भाषा में समझा दूं तो अपने काम को, जब भी एक सुपीरियर अपने काम को किसी सबॉर्डिनेट को देके चला जाता है, किसी सिंगल पर्सन को देके चला जाता है, ठीक है। अपने पावर्स उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उसने क्या किया, जस्ट अपनी पावर्स को कुछ दिन के लिए डेलीगेट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर चली जाऊं तो मैं किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को जिस पे मुझे भरोसा है, मैं किसी एक इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगी, भैया जब तक मैं 10 दिन में वापस नहीं आती मेरे बच्चों के बोर्ड्स आने वाले हैं तो उनके लिए वीडियोस जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती प्लीज आप मेरे चैनल का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना और वीडियोस रेगुलरली जाती रहे चैनल पे, ये इंश्योर करना। बाकी आपको जो भी अथॉरिटीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीपीटीज बनवानी है तो मैं आपको नेसेसरी अथॉरिटीज तो देके जाऊंगी, लेकिन मैं सिंगल पर्सन को बेटा क्या कर रही हूँ, अपनी पावर्स डेलीगेट कर रही हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा देके जा रही हूँ या फिर मैंने लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि आप ये काम कर देना, आप ये काम कर देना, नहीं, मैं एक सिंगल पर्सन को जस्ट बोल के जा रही हूँ कि जब तक मैं नहीं आती तब तक प्लीज आप मेरे इस काम को
पूरा कर दीजिएगा एंड आके मैं फिर खुद देख लूंगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वन मोर थिंग कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जब मैं 10 दिन नहीं थी तब उस 10 दिन में जो भी काम होगा बेटा, जो भी रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, जिसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देके हुई थी, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं थी ना। अगर अच्छा हुआ तो भी वेरी गुड, आपने किया, लेकिन बुरा हुआ तो फिर बेटा आपने ही किया है, कैसे बुरा हुआ है, आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, राइट। समझ आया क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो लिखा क्या हुआ है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच एक सुपीरियर असाइंस वर्क टू अ सबऑर्डिनेट एंड गिव्स देम द नेसेसरी अथॉरिटी टू परफॉर्म दैट टास्क। एक सबऑर्डिनेट बेटा, सॉरी, एक सुपीरियर बेटा क्या कर रहा होगा, सबऑर्डिनेट को कुछ काम असाइन करेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा एंड साथ में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए नेसेसरी अथॉरिटीज भी देगा। उसको हम क्या बोलेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। द सबऑर्डिनेट्स becomes responsible for completing the task। अब जो सबऑर्डिनेट होगा बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा कि जो टास्क मुझे दिया है मैं उसको कंप्लीट करूं ऑन टाइम एंड इज अकाउंटेबल टू द सुपीरियर फॉर द फाइनल आउटकम। और जो भी फाइनल आउटकम आएगा उसके लिए अकाउंटेबल होगा भाई सुपीरियर को, आपको आंसर देना पड़ेगा, यू आर आंसरेबल। क्योंकि सुपीरियर ने आपको क्या दी थी, अथॉरिटी दी थी ना, सुपीरियर आपको काम देकर गया था, तो अब अकाउंटेबल तो हो, आप आंसरेबल तो हो, जो भी होगा फाइनल आउटकम उसके लिए आपको आंसर करना पड़ेगा, राइट। इन सिंपल वर्ड्स डेलीगेशन मींस गिविंग समवन एल्स द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी टू अ पार्ट ऑफ योर वर्क। आपके काम को कुछ टाइम के लिए किसी को दे देना, अपनी पावर्स को कुछ टाइम के लिए किसी को दे देना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाइल यू स्टिल रिमेन इन चार्ज ऑफ द रिजल्ट। चार्ज में आप ही हो भाई, बॉस आप ही हो, ठीक है। बस कुछ दिन के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हो और अथॉरिटी नेसेसरी, जो जरूरी है, जिनके बिना काम नहीं हो सकता, बस आप वो देके गए हो। चार्ज में आप ही हो, बॉस आप ही हो, बदला कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसे हमने क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इतना समझ आया सबको। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमें 3 एलिमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहला आ रहा है बेटा हमारा, सॉरी, अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहली चीज अथॉरिटी। मैम क्या होती है अथॉरिटी, द राइट टू टेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स। डिसीजंस लेने का अधिकार, राइट, और ऑर्डर्स देने का अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स मतलब मेरे पास पावर्स कितनी है भाई, मैं कौन से डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं किसको ऑर्डर्स दे सकती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। एक चीज याद रखना, इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। अथॉरिटी किसके पास होगी बेटा, सुपीरियर के पास होगी एंड अथॉरिटी किसको देगा, वो सबऑर्डिनेट को देगा। ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट के पास अथॉरिटी और वो सुपीरियर को दे रहा है, नहीं बेटा, अथॉरिटी किसके पास होगी, सुपीरियर के पास होगी। सुपीरियर ही ऑर्डर दे रहा होगा किसको, सबऑर्डिनेट को। तो ये कैसे फ्लो करेगी, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क प्रॉपरली। आपको जो भी काम बेटा असाइन किया है आपको उसको कंप्लीट करना है ऑन टाइम प्रॉपरली। तो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एक काम को पूरा करने की, ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा। किसको आंसर करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर को आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे चलेगी, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ये कैसे चल रही थी, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, राइट। समझ आ रहा है। उसके बाद लास्ट वी हैव अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द टास्क। जो भी आपका काम है उसके फाइनल आउटकम के लिए आंसरेबल होना, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल होना है ना, द सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू द सुपीरियर। जो भी सबऑर्डिनेट होगा बेटा वो हमेशा अकाउंटेबल होगा किसके लिए, सुपीरियर के लिए, राइट। जो भी फाइनल आउटकम आएगा उसको वो आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव सम की पॉइंट्स, एक बार पढ़ लेना, याद रखना। फर्स्ट है अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। हमारी जो भी अथॉरिटी है बेटा, जो पावर्स है, हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास पावर्स हैं तो हम किसी और को दे सकते हैं। अगर मैं एब्सेंस हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि भैया आप मेरा ये काम प्लीज कर देना, एंड मैं आपको कुछ नेसेसरी अथॉरिटीज दे देती हूँ। तो अथॉरिटीज को हम डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेशन का मतलब हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, डेलीगेट हम कर सकते हैं। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को असाइन कर सकते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज आप ये काम कर दीजिएगा। ट्रांसफर नहीं कर सकते कि किसी ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हम किसी दूसरे को देके चलते बने, नहीं भाई। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड है भाई,
अगर मैं आपको काम दे के गई हूं तो आप अकाउंटेबल हो, मैं आपसे आंसर लूंगी। आपने क्या किया, किसको ट्रांसफर किया अथॉरिटी, क्या किया, किससे काम करवाया, इट डजेंट मैटर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको काम दे के गई थी ना, तो आंसर मुझे कौन करेगा, आप करोगे। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, डेलीगेट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, फिक्स्ड है भैया। मैं तो काम आपको दे के गई थी ना, तो मुझे तो आपसे मतलब है, राइट। उसके बाद वी हैव सम इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। मैम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम समझ तो गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्या जरूरत होती है डेलीगेशन की, ठीक है, क्यों यूजफुल होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो समझाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ बेटा, रिड्यूसेस मैनेजर्स वर्कलोड, अलाउज फोकस ऑन हायर लेवल टास्क। जो भी मैनेजर होगा बेटा, उसके वर्कलोड को हम कम कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऐसे काम जो कि सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर करे जा सकते हैं, हम वो कुछ काम क्या करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे, जिससे कि जो हायर लेवल के टास्क है, जो सिर्फ मैनेजर कर सकता है या फिर जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो उन पर ज्यादा फोकस होकर काम कर सके। एंड जो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं उसको डेलीगेट कर दें, तो मैनेजर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ये क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सेकेंड वी हैव ट्रेन्स एम्प्लॉयज। हर एक एम्प्लॉय को बेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, एक लीडरशिप मिलेगी, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई उसको रोल मिलता है, हायर रोल, तो वो उसको निभाने के लिए रेडी रहेगा, राइट, क्योंकि उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने उसको ट्रेन किया हुआ है पहले ये सारे काम दे दे के। क्या लिखा हुआ है, डेवलप्स लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उसके बाद मोटिवेशन इंप्रूव होता है, इंक्रीज एम्प्लॉइज कॉन्फिडेंस इन ट्रस्ट। अब वो सारे काम जो कि सिर्फ मैनेजर करता था, अब कोई सबॉर्डिनेट करेगा, तो सबॉर्डिनेट का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ना बेटा, उसको लगेगा कि हाँ भाई हम पे भी भरोसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे मैनेजर को, तब तो उसने ये काम किया है। तो जो एम्प्लॉइज होंगे वो ज्यादा मोटिवेशन के साथ, ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा मन लगा के काम करेंगे, राइट। उसके बाद भी आप प्रमोट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, सबॉर्डिनेट्स कैन एक्ट विदाउट डिले। अगर आपके पास पावर्स है बेटा, आपने पावर्स को डेलीगेट किया हुआ है, तो डिले नहीं होगा, ठीक है। अगर सबॉर्डिनेट को कोई सडन कंडीशन आ जाती है, अचानक से कुछ भी होता है, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास पावर्स है बेटा, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। उन्हें वेट नहीं करना होगा कि कब मैनेजर फ्री होगा, फिर कब मैनेजर के साथ हमारी मीटिंग होगी, तब डिसीजन होगा, नहीं। उनके पास पावर्स होंगे, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने कंसर्न काम के साथ, राइट। तो क्या होगा, डिले यहाँ पे नहीं होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगा। लास्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, मोर ट्रेंड हैंड्स लेड टू एक्सपेंशन। क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होगी। क्यों होगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को, आपके हर एक एम्प्लॉय को हर एक काम आता है, आपने ट्रेन किया हुआ है उसको, वो सारे काम अच्छे तरीके से कर सकता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे ही एम्प्लॉयज वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे, उनको नॉलेज होगी हर चीज के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ तो होगी ही ना ऑर्गेनाइजेशन की बेटा। उसी को हमने क्या बोला, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, डिसेंट्रलाइजेशन। ये बेटा भाई है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम क्या कर रहे थे, अपने पावर्स को, अपने काम को, अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे थे, किसी एक पर्सन को दे रहे थे फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको ये नहीं बोल रहे थे कि मेरी सारी पावर्स आपके पास है, आप सारा काम कर दो, नहीं। हम बस उसका क्या कर रहे थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रहे थे कि भैया जब तक मैं नहीं आ जाती, प्लीज तब तक आप मेरा ये काम परफॉर्म कर देना। उसे हमने क्या बोला था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर दूं, अपने पावर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं, तोड़ दूं, और अलग अलग लोगों को असाइन कर दो कि ये आपके पास मैंने पावर्स दे दी है, अब मेरा कुछ भी नहीं है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मैं बॉस थी, डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने अपनी सारी पावर्स को तोड़ दिया, लोगों में बांट दिया, और भैया अब मैं कुछ भी नहीं हूं, आप लोग अपने अपने काम के बॉस हो, मैंने आपको अपना काम दे दिया है, नाउ यू हैव टू डू योर वर्क, ठीक है। अब आपको सारा काम करना है, आप अपने खुद के बॉस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों भाई भाई है। देखो क्या लिखा है, decentralization refers to the systematic delegation of authority from the top level of management to the lower levels in an organization। वहां पे delegation of authority में क्या कर रहे थे बेटा, हम सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल को अपना काम देके जा रहे थे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कहां से चलेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक
फॉलो होगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट गिव्स डिसीजन मेकिंग पावर्स टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे पहली बात क्या देगी, डिसीजन मेकिंग पावर्स देगी, जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम नहीं दे रहे थे। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास अपने कुछ पावर्स होंगे, वो अपनी कंसर्न एक्टिविटीज के साथ क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, स्पेशली टू मिडिल एंड लोअर लेवल्स विद इन अ प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क। उनको एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि भैया ये आपका काम है और आप अपने काम के लिए खुद से डिसीजंस ले सकते हो, राइट। तो हम उनको अथॉरिटी देंगे कि आप अपने काम को अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज नॉट जस्ट अबाउट असाइनिंग टास्क, सिर्फ टास्क असाइन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, इट्स अबाउट गिविंग देम द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इन देयर ओन डोमेन्स। हम क्या कर रहे हैं, उनको अथॉरिटी दे रहे हैं जिससे कि वो अपने खुद के डोमेन्स में इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सके, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, जैसे कि वो खुद बॉस है, राइट। हम उनको पावर्स दे रहे हैं भैया कि ये आपका सेक्टर है या फिर ये आपका डिपार्टमेंट है, तो आप अपने डिपार्टमेंट के डिसीजंस खुद ले सकते हो, आप अपने हिसाब से काम को कर सकते हो, राइट। उसको हमने क्या बोला, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ काम को असाइन कर रहे थे, पावर्स कुछ भी नहीं दे रहे थे, वेदर इट्स अ डिपार्टमेंट, रीजन और डिवीजन। समझ आया डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। इसके बाद भी है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैम इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, सबसे पहले इनिशिएटिव बढ़ता है बेटा, एम्प्लॉय जो होता है वो एम्पावर्ड फील करता है, कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होता है, मोटिवेटेड फील करता है, राइट। तो इनिशिएटिव क्या होता है, इंप्रूव होता है। सेकेंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट। हर एक इंसान के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैनेजरियल टैलेंट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हेल्प्स बिल्ड फ्यूचर लीडर्स, जिससे क्या हो गया, हमारे फ्यूचर लीडर्स को हम बिल्ड करेंगे, राइट। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि हर एक डिवीजन के हेड के पास, हर एक डिपार्टमेंट के हेड के पास बेटा क्या होती है, पावर्स होती है, राइट। तो कोई भी डिले नहीं होगा ना, कोई भी काम होगा वो खुद से जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हमें क्या देखने को मिलेगी, क्विक देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट इज रिलीव्ड। टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, राइट। अब वो सारे काम जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा था, जो डेलीगेट भी हम कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर रहे थे, अब जब हम उनको डेलीगेट कर देंगे तो क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा रिलीफ नहीं मिल जाएगा, वो उन सारे काम पे ध्यान दे पाएगा जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, क्या प्रोग्राम्स होंगे, किस तरीके से काम चलेगा, तो मेन काम पे फोकस कर पाएगा कौन बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और बाकी छोटे छोटे काम जो कि हम दे सकते थे वो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सपोर्ट्स एक्सपेंशन, हेल्प्स इन मैनेजिंग अ लार्जर एरिया ऑफ प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। हम क्या कर पाएंगे, जब हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे बेटा, लोगों को अपना अपना क्या दे देंगे, अथॉरिटी दे देंगे, तो हम ज्यादा चीजों को क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। फिर वही बात है कि एक इंसान बहुत सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन जब हम सबको अपना अपना काम दे देंगे तो हम एक लार्ज एरिया में काम कर पाएंगे, एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव्स कंट्रोल, इजियर टू ट्रैक एंड मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ईच यूनिट। कंट्रोल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, हमें ट्रैक करना इजी होगा और परफॉर्मेंस को मेजर करना भी इजी होगा हर एक यूनिट की, क्योंकि हमने हर एक यूनिट का बॉस बना रखा है, राइट। हर एक यूनिट का हमारे पास बॉस है, तो हम चीजों को सुपरवाइज भी इजीली कर पाएंगे, कंट्रोल भी इजीली कर पाएंगे। एंड कुछ भी गड़बड़ होगा तो हमें पता है कि भैया कौन हेड है, तो हम उसी के पास जाएंगे कि आप ही तो हेड हो, आप ही से तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो कंट्रोल भी इंप्रूव होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वी हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आता है बेटा एग्जाम में, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पहला स्कोप इसका लिमिटेड होता है, इसका वाइड होता है। मैम क्या मतलब है बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन को ही आप लोग डेलीगेट करते हो ना, आपने ऐसा तो नहीं किया था कि आप गए हो तो आप 10 लोगों को छोटी छोटी पावर्स देगा, मेरा ये काम तुम कर देना, ये काम तुम कर देना, नहीं। आपने जस्ट एक सिंगल इंडिविजुअल को बोला कि जब तक मैं नहीं आता भाई मेरा ये काम आप कर देना, कुछ नेसेसरी अथॉरिटीज में आपको दे देता हूँ, राइट। तो इसका स्कोप कैसा है, लिमिटेड है, इसका वाइड है बेटा। यहाँ आपने अथॉरिटीज छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी एंड परमानेंट बांट दी, ये नहीं कि सिर्फ आप काम असाइन करो, नहीं, आपने उनको पावर्स भी दिए, तो इसका स्कोप कैसा होता है, वाइड होता है, राइट। ये वन सुपीरियर टू वन सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट के बीच में ही रहेगा, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ होता है। हमने बहुत सारे लोगों को काम दे दिया होता है, अथॉरिटीज दे दी होती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, ठीक है। इसका नेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑल मैनेजर्स, हर मैनेजर के लिए बेटा जरूरी होता है, ठीक है। हर मैनेजर को अपना कुछ ना कुछ काम तो डेलीगेट कर, भाई मैनेजर सारा काम तो खुद नहीं करता ना, मैनेजर क्या करता है, काम को अगर हम देखें तो डेलीगेट ही तो उसने किया होता है। सारे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं वो डेलीगेशन पे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज के पास पावर्स तो नहीं होती ना,
कोई भी डिसीजन उन्हें लेना होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो किसके पास जाएंगे? मैनेजर के पास। लेकिन क्या मैनेजर काम कर रहे हैं? नहीं ना, काम तो एम्प्लॉइज कर रहे हैं। तो क्या है कि हर मैनेजर को जरूरत होती है किसकी? डेलीगेट करने की चीजों को। भैया करना ही पड़ेगी आपको, खुद नहीं कर सकते आप। यहाँ पे ऑप्शनल है बेटा, चाहो तो डिसेंट्रलाइजेशन दो, चाहो तो अथॉरिटीज दो, चाहो तो मत दो, खुद कर लो सारा काम, राइट? तो ऑप्शनल होता है ये फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद पर्पस, इसका पर्पस होता है बेटा वर्कलोड को कम करना। इसका पर्पस होता है डेवलपमेंट और ऑटोनॉमी को प्रमोट करना, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल और ऑटोनॉमी आपकी प्रमोट हो। आए समझ? इसके बाद लास्ट लिखा हुआ है कंट्रोल। इसका फाइनल कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सुपीरियर का। और इसमें कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, कि जो भी हो बॉस मैं ही रहूंगा, मैंने सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, काम असाइन किया है। यहाँ पे क्या हो जाता है? कंट्रोल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर एक डोमेन का अपना एक बॉस होता है बेटा, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक बॉस होता है, तो जो कंट्रोल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ही इंसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। समझ आया आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन decentralization and delegation of authority? And now congratulations all of you। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड ये फाइनली इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि लिटरली मैं ये लेक्चर 3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। यस, 3 बार मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है आपका। ये चैप्टर मैं 3 बार पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए थर्ड टाइम है ये। एंड तीनों बार मैंने रात को 1-1 बजे 2-2 बजे, एंड इट्स ऑलरेडी, देखो देख सकते हो आप क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, 12:30 पौने 1 हो रहे हैं ये। तो फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लेक्चर फाइनली अब रिकॉर्ड हो चुका है, ये चैप्टर। कल ये अपलोड हो जाएगा। एंड अगर ये नहीं हो रहा होता ना, ये बार बार कुछ टेक्नोलॉजी इशू, मतलब जो भी हो रहा था मेरे साथ, किसी बार ऑडियो नहीं आ रही थी, किसी बार वीडियो बंद हो रही थी, जो भी हो रहा था इसकी वजह से डिले हो गया, वरना ये 15 को आना था आपके पास, ठीक है। लेकिन नाउ फाइनली हो गया है, तो ये वीडियो आपके पास आ जाएगी और अब रेगुलर वीडियोस आपके पास आएंगे, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 12:41 और 42। ओके, सो आई एम फीलिंग टायर्ड, बहुत थक गई हूँ, ठीक है। एंड बहुत खुशी हो रही है, कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो बेटा, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, एंड इफ नहीं चल रहे होंगे देन आने वाले होंगे, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे तरीके से। बाकी आई एम हेयर फॉर यू। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कंप्लीट करेंगे। एक बार हम जल्दी से 1 शॉट कंप्लीट कर लें, फिर 1 शॉट 2.0 आएगा। ये मैंने बार बार बोल रखा है पहले भी, अब भी बोल रही हूँ, और वो एकदम नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। वहां पे हम पूरी तैयारी एकदम ऐसे करेंगे कि आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। विथ PYQs हम हर एक चैप्टर के PYQs पढ़ेंगे। चाहे फिर हमें एक चैप्टर को रिकॉर्ड करने में 2 घंटे क्यों ना लगे, 3 घंटे ही क्यों ना लगे, ठीक है। हम डिटेल में पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ सब कुछ हम कवर करेंगे अपनी उस 1 शॉट 2.0, ठीक है। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते, अभी हमारे पास टाइम है। बस अटेंटिव रहो बेटा, मेरे साथ साथ करते रहो प्लीज, ठीक है। मैं भी एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो और अपने एफर्ट्स डालो। बाकी पढ़ाई करते रहो, आई एम हेयर फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।